चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमने जो किया, तो एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हम ये एक दूसरे तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों करने लग गए जेड की? इसका जवाब आशिमा दीजिए। आशिमा। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ सर, जो ऑटो एनकोडर था उसमें हम नई इमेज नहीं, मतलब नया एक्स कैप जनरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ कोई पर्टिकुलर जेड थे। पर अगर हमें कोई नया एक्स कैप जनरेट करना हो तो हम ये अच्छा जवाब है जेड आशिमा, उठाए और हम जनरेट कर सके। तो अगर हमारे अच्छी पास एक बात है, प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, तो ये अगर अच्छी हमारे बात है, पास, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये तो ठीक है, तभी तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स हाँ की, जी, लेकिन एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे बात करते करते हम लोग चले गए जेड के डिस्ट्रीब्यूशन पे। अजीब बात नहीं हुई? एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करना चाहते हैं ना, अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लिया तो एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से कभी भी नया पॉइंट सैंपल करेंगे आप, तो आपको एक नया एक्स मिलेगा, एक नई इमेज मिलेगी, लेकिन वो ना करते हुए लर्न कर रहे हैं जेड का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये है। हाँ अब जी बताइए। जी सर, जब लास्ट क्लास हुई थी तब आपने बताया था कि जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जा रहे हैं। अच्छी बात है आशिमा, गुड। हाँ देखिए, पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक्स एक बहुत ही हाई डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है, 2D इमेज भी हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। बहुत हाई डायमेंशन का होने के कारण से मैं इस एक्स के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर पा रहा, तो मैं इसकी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए जेड में लेके आता हूँ। जेड की डायमेंशनैलिटी कम है, इसकी डायमेंशनैलिटी कम है, उसकी रैंडमनेस भी कम हो जाएगी। अगर रैंडमनेस कम हो जाएगी तो आप उसको मैनेज भी कर पाएंगे। तो ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी न्यूरल नेटवर्क से कह दे तो वो लर्न कर लेगा। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो नहीं भी लर्न हो पाएगा। मेरा अगर x जो है ये 1000 डायमेंशनल वेक्टर है, 20,000 डायमेंशनल वेक्टर है, और 20,000 एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20,000 में 20 अगर 200 बाई 100 ले लोगे एक इमेज, तो उसमें 20,000 पिक्सल हो जाएंगे। तो ये बहुत हाई डायमेंशनल हो सकता है, और उस फंक्शन को डायरेक्टली टच करना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए इनडायरेक्टली इस फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए इसकी डायमेंशनैलिटी को पहले रिड्यूस करते हैं, और उस रिड्यूस डायमेंशनैलिटी वाले वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया और उससे मैं एक पॉइंट सैंपल कर लेता हूं, तो मैंने एक नया नेटवर्क ट्रेन किया है जो उस z से या उस लो डायमेंशनल वैल्यू से मुझे इमेज बना के दे दे। रोहित भामू, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। गुड, अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गैन इसका उल्टा करता है। आज ही बताता हूं कि गैन और बीएई में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एक्स को हाथ लगाते डर लगता है। एक्स को हाथ लगाते हुए डर इसको लगता है क्योंकि डायमेंशनैलिटी बहुत ज्यादा है और डायरेक्टली पीएक्स नहीं निकाला जा सकता। तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि छोटा है, काफी कम है डायमेंशनैलिटी पे, उस पे लाके काम करते हैं, तो ये निकालता तो पीएक्स ही है लेकिन वाया जेड। लेकिन गैन डायरेक्टली पी ऑफ एक्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। गैन जो है वो डायरेक्टली आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की बात करने की कोशिश करेगा। ये हम लोग आगे आने वाले समय में देख रहे होंगे। ये पहली बात आपके सामने क्लियर रख दी। दूसरी बात पे आते हैं कि सभी को ये बात समझ में आ गई है कि जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और जितनी भी कहानी यहाँ ये सब पूरी जो जितना हमने यहाँ लिख रखा है ये पूरा डिस्कस किया जा चुका है। अच्छी बात है। इसको मैं एक एनालॉजी के तौर पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उसके बाद हम उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऐसे हो रही है कि मुझे तो ये x है, और ये x जो है ये मान लो एक मेरा स्टूडेंट है। ये मान लो मेरा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। देखो बहुत ही क्रूड एनालॉजी है, इसके थ्रू जाते हैं। x मेरा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो इतना ज्यादा रैंडम होता है फर्स्ट ईयर का। तुम भी फर्स्ट ईयर में थे तो अपने फर्स्ट ईयर के बारे में सोचो। तो कोई तो पायलट बनना चाहता था और कहाँ से यहाँ आ गया, कोई तो धोनी बनना चाहता था जो यहाँ पहुंच गया। तो उसको, और कोई तो मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च करने वाला था कि जिसको कि वो बिल्कुल अभी द्रोण बना देगा या क्या क्या कुछ किया जा सकता है।
तो इनिशियली क्या होता है कि ये जो मेरा एक्स है ये बहुत ही हाई डायमेंशन है, और मेरा स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर का बहुत ही हाई डायमेंशनल स्पेस में होता है, सारे डायमेंशंस पॉसिबल होते हैं, स्काई इज द लिमिट होता है। और उस बंदे को जब मैं कहता हूँ क्लास में आकर के अरे तुम फालतू की बातें छोड़ो, पहले इंटीग्रल सॉल्व करो तुम, ये तो वो कहते हैं ये इंटीग्रल से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती कि नहीं और चीजों पे, तुम मुझे फालतू में क्लास में इंटीग्रल करा रहे हो, डिफरेंशियल करा रहे हो, मैकेनिक्स करा रहे हो, कंटिन्यूम मैकेनिक्स वगैरह करा रहे हो, तो वो क्लास जाना कर देता बंद। पूरी कहानी एक बना रहा हूँ आपके सामने। तो वो क्लास जाना जब बंद कर देता है तो टीचर को क्या करना पड़ता है, टीचर के नहीं तो वो क्लास में क्यों नहीं जाता, वो टीचर की क्लास में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसकी खुद की डायमेंशनलिटी बहुत हाई होती है, बच्चे तेज भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार बच्चे अपने टीचर से अपनी फैकल्टी से तेज होते हैं, और इसमें कोई शक या वैसी बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स जनरेशन अलग है एंड यू आर बेटर देन अस। तो होता क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में आपको लगता है कि यार चूंकि मेरी डायमेंशनलिटी हाई है, माई फैकल्टी इज नॉट एबल टू मैनेज मी, और वो जो बता रहा है वो मेरे काम का भी नहीं है, तो आप क्लास ही जाना बंद कर देते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि इतनी हाई डायमेंशनलिटी के फंक्शन को इसीलिए तो एक आदमी या ये नेटवर्क नहीं मैनेज कर पा रहा इतनी हाई डायमेंशनलिटी के फंक्शन को। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इस फंक्शन के ऊपर कुछ तो पेनल्टी लगाई, क्लास नहीं आओगे तो अटेंडेंस के नंबर नहीं मिलेंगे, क्लास नहीं आओगे असाइनमेंट नहीं जमा करोगे तो ये हो जाएगा, और जब मैंने एग्जाम उसका लिया वो उसमें भी फेल हो गया। तो ये सारी जो पेनल्टीज हैं ये सारी MSE L1 L2 दुनिया भर की पेनल्टी हमने पैदा करते चले गए, और उन सब पेनल्टीज के साथ हमने इसको ट्रेन किया। लेकिन अल्टीमेटली वो लड़का आने से उसने मना कर दिया, कहता है कि मैं नहीं आता क्लास। अब बताओ ऐसे मौके के बाद मैं अंत में क्या करता हूँ, अंत में क्या किया जाए, ये बताएंगे ये हमारे को कौन बता सकता है, प्रज्वल तुम बताओ, प्रज्वल है, प्रज्वल नहीं है, प्रतीक है, प्रतीक जैन, हाँ सर। प्रतीक हेलो। जैन तुम बताओ। हाँ हाँ सर। आप क्वेश्चन समझ गए ना कि ये लड़का क्लास में नहीं आ रहा, तो पंगा क्या हो रहा है और हमको अंततः क्या करना पड़ता है सर तो रीपैरामीटराइजेशन करते हैं हम। रीपैरामीटराइजेशन के चक्कर में मत पड़ो, हम अभी बहुत ही जनरल भाषा में है कि ये एक स्टूडेंट है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्लास नहीं आ रहा है, नंबर दे दिया फेल कर दिया तब भी नहीं आ रहा है, मिड सेम में फेल है लड़का, अब बताओ मैं इसको कैसे क्लास में बुलाऊं। सर तो मतलब या तो थोड़ी उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी कि मतलब वो जिस तरह से उसको पसंद आए क्लास में आना, या तो कुछ उसको किया, उसको बुलाया क्लास में, बोला तो क्या पसंद है, कहता मुझे गाने सुनने हैं। सर तो कोई हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब फिर तुमको कॉलेज से निकाल देंगे या प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, ऐसा कुछ। तो वो और बड़ी पेनल्टी हो गई, अगर इतनी हाई पेनल्टी लगा दिया तो लड़का आत्महत्या कर सकता है। अरे बाप रे। मैं आपके सामने सारी एनोलॉजी बना रहा हूँ, डोंट वरी, जो कुछ बोलना है बोलो, मैं एनोलॉजी से VAE जोड़ रहा हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक बातों के साथ, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ और बोलो और क्या करें, इतना हाई स्टेप भी तो नहीं ले जाता है, अपना दिमाग लगाइए, क्या होता क्या एक्चुअल में जब लड़का बिल्कुल फेल हो रहा है, बात ही नहीं सुन रहा है, क्या करें। सर उसके फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं कि अच्छी बात बोली, अच्छी बात बोली आपने, उसके फ्रेंड के साथ बात की जा सकती है, हम लोग उसके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इसके जो फ्रेंड्स है ना, तो एक्स का फ्रेंड है वाई और उसकी भी डायमेंशनलिटी वही है, तो वो कह रहा है कि दोनों की रैंडमनेस हाई है, दोनों कहना वो लड़का ठीक ही तो कर रहा है सर, क्लास नहीं आ रहा, आप भी तो इधर की बातें बताते रहते हो क्लास में। ठीक है, ये सारी चीजें आप करते भी हैं और ये नेटवर्क में भी हुई हैं और हो रखी हैं ये काम। हम एक्स के जैसे दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ने की कोशिश करें, तो अगर तुम एक्स के जैसे दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न कर सकते हो तो तुम एक्स को भी लर्न कर सकते हो। और बताओ। सर पेरेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। अब आ गया तुम सही, पेरेंट्स के थ्रू। अच्छा बताओ, ये कौन बोला, जरा अपना नाम बताओ। सर ऋतिक। ऋतिक, पेरेंट्स के थ्रू हमने क्यों करने की सोची, पहले बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्योंकि वो बात मानेगा ना, हमने तो उसकी इसका मतलब डायमेंशनलिटी रिड्यूस कर दी। बहुत बढ़िया बात, आपने दोनों पॉइंट्स लेके आए ऋतिक, वेरी गुड।
पॉइंट इज दिस कि इसकी डायमेंशनैलिटी को कम किए बिना इसकी रैंडमनेस के साथ कम नहीं होगा, और जब तक रैंडमनेस कम नहीं होगी वो मेरी बात समझेगा ही नहीं। और साथ ही साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि रैंडमनेस हमने कम कर दी, रैंडमनेस तो कम एक चौकीदार की भी है। अरे जो आदमी हमारे घर में काम करने आ रहा है, हमारी मेड सर्वेंट जो कोई भी XYZ जो कि डीप लर्निंग नहीं पढ़ रहा है या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं है, साधारण बंदा, डायमेंशनैलिटी तो लो उसकी भी है, लेकिन मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायमेंशनैलिटी तो लो हो, साथ ही साथ वो x को इन्फ्लुएंस कर सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाई z जो है ये इसका पेरेंट है। पेरेंट्स लोगों की डायमेंशनैलिटी कम होती है। मैंने तुरंत उसके पिताजी को फोन लगाया, हमने कहा कि देखिए सर ऐसा ऐसा है, आपका लड़का क्लास व्लास आता नहीं है, मेरे बस का है नहीं, गया फेल कर दिया जाएगा। यही बात तो मैं इस जेड के बदले अगर उसी लड़के को बताता तो वो कहता कर दो फेल जो तुम्हारे बस में है, कर दो। उसको तो पता ही था क्योंकि वो तो MSc से ट्रेन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने जेड को उठाया, उसने तुरंत, पिताजी ने फोन लगाया, हेलो ये क्या चल रहा भैया, फोन आ गया तुम्हारे वहां से, क्या हो रहा? अगले दिन तुरंत क्लास में पाया जाएगा, तुरंत वो लड़का क्लास में आया। तो हमें जेड चाहिए, लो डायमेंशनैलिटी चाहिए, दूसरा हमें उसका इस पे इन्फ्लुएंस चाहिए। और इन्हीं कारणों से ये दोनों चीजें मैनेज करने के लिए हमने इस एनकोडर को बनाया, कि ऐसे नहीं कि कोई भी जेड बना दो और वो जेड ये चीज जो है ये मैनेज करता है कि एक तो कि उसी के जैसा बन रहा हो, और दूसरा ये कि जेड का इस पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जेड का इन्फ्लुएंस ये एनकोडर को मैनेज करना पड़ता है कि जेड ऐसे ही बने, एक्स से ही जेड बने, ये नहीं कि कोई भी जेड डायमेंशनल वेक्टर हम उठा लें। अब अगली बात ये आती है कि ये जो z है, ये बहुत बार ये z भी जो है ये ट्रैक्टेबल नहीं होता है। ट्रैक्टेबल का मतलब है जिससे कि हम प्रॉपरली बात कर सके। अब उनके पिताजी भी हाई डायमेंशनल हो सकते हैं, वो बहुत बड़े आदमी है, वो खुद इंटेलेक्चुअल है, वो बिजनेसमैन है, वो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो बहुत अगर वो बंदा खुद ही हाई डायमेंशनल होगा और मैंने उनको फोन करके बोला कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो कहेंगे कि भैया हमने भर्ती कर दिया अपने स्टूडेंट को, अब काम तुम्हारा है, तुम निपटो, हम नहीं जानते, आपके हाथ में होना चाहिए। या फिर मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ, मैं उन्हें फोन के रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गॉट होल्ड ऑफ द रैंडमनेस ऑफ दिस, बिकॉज जेड भी इसके अगर डायमेंशनली 20,000 है तो जेड की डायमेंशनैलिटी 128 है। माना कि 128 और इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन 128 डायमेंशनल भी बहुत हाई डायमेंशनल रैंडमनेस है। 128 डायमेंशन बहुत बड़ा डायमेंशन है, और उतने को भी डील करना और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना मुश्किल पड़ सकता है। फिर हमने क्या किया कि यार ये तो रीच में ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा जेड बनवाने की कोशिश करी जो उसका पेरेंट होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन ऐसा जेड जो एक किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के पास में हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कि मैं ट्रैक कर सकूं। तो ये कोई एक, मान लिया IIT मंडी का कोई कर्मचारी हमने लगा दिया, और वो कर्मचारी जो है वो इनसे बात करेगा, मैनेज करेगा, और वो जो है वो नोड डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वो तो IIT मंडी में ही बैठा रहता है। मैं इससे कहूंगा अरे मुझे उनसे बात करनी है, वो इनको फोन करेगा, इन तक इंफॉर्मेशन भेजेगा, और इस एक्स को मॉडरेट करने के लिए जो जेड चाहिए, उस जेड के डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं अंडर कंट्रोल रखने के लिए एक ऑलरेडी नोन सिंप्लीफाइड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पहुंचाना चाहूंगा। तो ऐसा जेड लर्न करो जो कि एक्स को इन्फ्लुएंस कर सके, साथ ही साथ उसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा दूर ना हो, वरना लर्न करना मुश्किल पड़ेगा ना। आर्बिट कोई भी चीज लर्न नहीं की जा सकती। इसलिए आपके सामने दो चीजें आ गई, ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस आ गया और ये KL डाइवर्जेंस लॉस आ गया। KL डाइवर्जेंस कहता है कि z का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिट नॉर्मल से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, और x जो बन रहे हैं वो वैसे ही बने जैसे मेरे डेटा सेट में है। ये मैंने आपको एक जनरल बेसिक कहानी आपके सामने डाल दी, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर करता ये है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से KL डाइवर्जेंस की चीजें नहीं समझ में आई कि भाई ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन तक क्यों लेकर के जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो कि हम ना निकाल पाते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बदले z की प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने लग जाते हैं। चलिए, ये वाली बात जैसी समझ में आ गई, इसके आगे मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। कि पहला तो ये कि एनकोडर, तो मान लीजिए कि मेरे पास जो x है वो d डायमेंशनल वेक्टर है, z जो मैं बना रहा हूं वो p डायमेंशनल है,
और Z D और P में जो है वो P की डायमेंशनैलिटी काफी कम है, कम डायमेंशनैलिटी है P की और D की डायमेंशनैलिटी हाई है। दोनों बातें हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कि अगर मैंने इस Z को लर्न करना है, Z P क्रॉस 1 है और X जो है वो D क्रॉस 1 है, अभी मैंने आपको बताया, तो मुझे एक P क्रॉस D मैट्रिक्स को लर्न करना है जो कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो P क्रॉस 1 बना देगा। डिकोडर X हैट है, जो क्या होगा, जो X का डायमेंशनैलिटी वही होगी, तो वो D क्रॉस 1 है। मुझे एक यहाँ पर एक U ऐसा लर्न करना है जो इसका ट्रांसपोज होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, D क्रॉस P होगा। क्यों? क्योंकि वो Z पे चलेगा और P क्रॉस 1 हो जाएगा। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन उठा लें और लिखते जाएं, तो आप जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत ही ज्यादा। तो सभी लोग कॉपी पेन अपने पास रखें और ये चीज अपने हाथ से लिखते जाएं, जितना जितना मैं दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा यू जेड आया, इससे मेरा एक्स हैट बन गया। अब ये वाला जो जेड है इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो वो ये बन जाएगा। तो एक्स हैट क्या बन के आया, यू यू टी एक्स। अच्छा, तो बनाना क्या था, तो एमएससी जो मेरा आएगा, हमें मिनिमाइज क्या करना है, एक्स माइनस एक्स हैट इज दिस, एक्स माइनस एक्स हैट एंड एक्स हैट इज दिस। इसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में। पीसीए जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते डोंट वरी, जो लोग जानते हैं उनके लिए पीसीए में यूयूटी, जो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लर्न करने की कोशिश करते हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल टाइप्स हो जाते हैं। उनका मतलब ये होता है कि जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन मैट्रिसेस होती हैं, वो अपने ट्रांसपोज के साथ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो आई पे जाती हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है, यू के साथ अगर हम यू इनवर्स करते तो वो आई पे जाता है। इन मैट्रिसेस का इनवर्स जो होता है वो उनके ट्रांसपोज के बराबर होता है। और ऐसी मैट्रिसेस को एक्चुअली पीसीए के अंदर ये इनबिल्ट होता है कि पीसीए लर्न जब आप करते हैं तो अपने आप ही इस तरह से ब्रेक होता है। मैथमेटिकली इट इज बीन डिजाइंड इन दैट वे। ऑटो एनकोडर के केस में दिस इज नॉट ट्रू, कि जो यहाँ बनता है और जो यहाँ बनता है वो प्योरली एक वो हो, प्योरली ऑर्थोगोनल हो। इट मे बी द केस कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑटो एनकोडर में सिर्फ एनकोडर में एक ही लेयर लगाएं, ये ले इनपुट यहाँ गिराएं और ये ले आउटपुट, कोई भी नॉन लिनियरिटी ना लगाएं और सिर्फ एक लेयर लगाएं, तो पीसीए एंड बेसिक ऑटो एनकोडिंग कैन बी सीन very similar to each other, but the basis which is going to be learned is going to be completely different, although these bases is going to span the same space. स्पेस वही रहेगा, स्पेस वही रहेगा, लेकिन किसी ने ये बेसिस लर्न की, किसी ने कोई और ऑर्थोगोनल बेसिस लर्न कर ली, तो स्पेस वही वो लोग स्पैन करेंगे, बट बेसिस उनकी अलग हो सकती है। कब? जब हम एक ही लेयर लगाएं और कोई नॉन लीनियरिटी को न यूज करें। अगर मैं मल्टीपल लेयर्स लगाता जाता हूं लाइक दिस इन एनकोडर एंड लाइक दिस इन डिकोडर, और यहाँ बीच पे मैंने ये लग दिया, तो बहुत कुछ जो यहाँ हो रहा है, इट इज दैट कि ये यू है और ये यूटी है, लेकिन ये लेयर्स के अंदर नॉन लीनियरिटी के साथ लर्न हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि ये ऑटो एनकोडर की तरह की बेसिस लर्न करेगा, इट्स गोइंग टू लर्न समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो एक लेयर लगी है तब तो आप पीसीए के साथ छोटा मोटा कंपैरिजन कह भी सकते हैं, बट यूजुअली इट इज गोइंग टू लर्न समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल, डिफरेंट फ्रॉम द पीसीएस। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द बेस थ्योरम। ये बारे में सबको पता है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा इंफॉर्मेशन थ्योरी पे आता हूं। इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, मेरे पास एक इवेंट है और मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। ये तीन चीजें हैं, मुझे डिफाइन करना है, निकालना है कि इवेंट, प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलो भाई, मैंने कहा विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, ये मेरा इवेंट है। अगर विराट कोहली सेंचुरी लगाता है तो ऐसे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी px है, तो x है ये, तो यहाँ px है, तो विराट कोहली के सेंचुरी लगाने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही हाई है। तो अगर इसकी सेंचुरी लगाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि अरे सुनो यार, फला मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी, तो तुमको कह रहे वो तो हर तीसरे मैच में लगा देता है, इट्स नॉट अ बिग डील, which essentially means that not huge amount of information is there. If event is highly probable, the amount of information is low. देख रहे हैं ना, हाई प्रोबेबिलिटी लो, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं,
इवेंट है कीनिया वर्ल्ड कप जीत गया, कहोगे अरे कीनिया वर्ल्ड कप कहां से जीत सकता है, तो रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लो होगी और इंफॉर्मेशन हाई होगी। अगर कीनिया वर्ल्ड कप जीत जाए, जगह जगह चीजें छपेंगी, और अगर रोजर फेडरर एक और खिताब जीत जाता है तो इट्स नॉट दैट मच बिग। अच्छा, तीसरी बात पे आते हैं कि एक आदमी उसने बोला टुमारो इट रेन्स और डोंट, मतलब कल पानी बरसेगा या फिर नहीं बरसेगा, तो इट्स एक्चुअली अ सर्टेन इवेंट। ये बात अपने आप में हमेशा ट्रू है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है और कोई एकदम ऑलमोस्ट सर्टेन इवेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, 0। जैसे कि सलमान खान की मूवी है और वो बेकार है, तो सलमान खान की पिक्चर अगर बेकार है तो ये कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसमें, 0, क्योंकि उसकी तो सभी फिल्में बेकार, इट्स अ सर्टेन इवेंट। अगर आप बोले कि ये सलमान खान की पिक्चर है और ये अच्छी है, तो ये एक हाईली रेयर, ये एक रेयर इवेंट है और हाई इंफॉर्मेशन है। सलमान खान की मूवी बेकार है, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि ये अच्छी है, तब तो कोई बात है। आप समझे? तो ये बात आपने क्या समझी कि एक इवेंट हुआ, एक प्रोबेबिलिटी हुई और एक इंफॉर्मेशन हुई, और इन तीनों चीजों से निकल करके आपको ये पता चलता है कि हाईली प्रोबेबल इवेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती है, रेयर इवेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हाई होती है, और सर्टेन इवेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो 0 होती है। अच्छी बात है। अब इसको किया कैसे जाए, तो इसीलिए अगर x मेरा इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी तो px से निकल करके आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सभी को पता है, अगर मैं माइनस लॉग ऑफ px ले लूं तो अगर प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो इंफॉर्मेशन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉग और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाती है, और लॉग लगा देते हैं तो लॉग के चश्मे से 0 से 1 की बीच की चीजें क्या होंगी, मान लो 10 की पावर -6 बहुत कम है, तो क्या वैल्यू आएगी लॉग की, -6, और माइनस लॉग की 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी कम है, 10 की पावर -6, तो ये वैल्यू 6 बैठती है, और 10 की पावर अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 10 की पावर -2 है, तो ये वैल्यू 2 बैठती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्यों बनाया गया है, इंफॉर्मेशन के लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं कि x तो मैंने अभी एक इवेंट बोला था, और उस इवेंट का एक इंस्टेंशिएशन ये था कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, दूसरा इंस्टेंशिएशन हो सकता है रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, तीसरा इंस्टेंशिएशन हो सकता है केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई, एक इंस्टेंशिएशन ये भी हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार ने सेंचुरी लगा दी, और एक ये भी होता है युजवेंद्र चहल ने सेंचुरी लगा दी। तो अगर ये x बोलूं, इस x के बहुत सारे इंस्टेंशिएशन हो सकते हैं, x1, x2, x3, x4, ऑल पॉसिबल इंस्टेंशिएशन पॉसिबल। और हमने क्या कहा कि किसने सेंचुरी लगाई, उसके आधार पे ये पूरा एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 क्या है, एंड सो ऑन। तो ये जो सारे इवेंट निकल कर, एक इवेंट के जो ये सारे इंस्टेंशिएशन निकल करके आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ xn ऑल पॉसिबल, तो इनसे जो मुझे वैल्यूज मिली, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको क्या जानना है कि ये जो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा उसी को एंट्रोपी कहते हैं। पहली बात तो इंफॉर्मेशन की एवरेजिंग एंट्रोपी कहलाती है, और आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, जब x1 हुआ तो इस इवेंट, ये एक x, इस इवेंट की अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है, हर इवेंट की एक इंफॉर्मेशन है ना, x1 का मतलब था कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम है। जब x3 लिया तो वो था भुवनेश्वर कुमार ने सेंचुरी लगाई, और उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो मैंने कहा कि उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इट हैव। तो ये तो हो गई उसकी इंफॉर्मेशन, और ये उसके होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो हो गई उसकी इंफॉर्मेशन, और ये हो गई उसके होने की प्रोबेबिलिटी।
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं फॉर ऑल एक्स के लिए जोड़ दूं, एक्स के जितने भी इंस्टेंशिएशन हो सकते हैं, वो हो गई मेरी एवरेज अमाउंट ऑफ एंट्रोपी, एवरेज अमाउंट ऑफ सॉरी एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, जिसको कि नाम दिया एंट्रोपी। तो किसी भी एक्स इवेंट के अंदर कितनी उसकी एंट्रोपी कितनी है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से हमने इंफॉर्मेशन को वे कर दिया, वेइंग, ये वेइंग हो रही है ना कि भाई ये है तुम्हारी इंफॉर्मेशन और इसको वे कर दो किससे, इसकी वेइंग कर दी जाए अगर इसी के प्रोबेबिलिटी से। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एंट्रोपी बहुत ही सिंपल सी बात है। एंट्रोपी मुझे बताएं सभी कोई कि आप लोगों को आ गई समझ में। रोहित भामू आपको समझ में आ गई? यस सर। गुड। तो रोहित भामू यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप ये समझ गए तो यार क्रॉस एंट्रोपी क्या होती है? क्रॉस एंट्रोपी एक जमाने से लोग पढ़ रहे हैं। एंट्रोपी समझ में आ गई, अब क्रॉस एंट्रोपी की बात करते हैं। क्रॉस एंट्रोपी क्या है बताओ रोहित, आप है ना, सुन पा रहे ना? हाँ सर। तो बताओ क्रॉस एंट्रोपी क्या है? घबराओ मत, कुछ भी बोलो गलत यार मैं सही कर दूंगा। सर अगर कुछ मतलब इंफॉर्मेशन हो अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका उल्टा कुछ हो जाए। और सोचो, ठीक है ऐसे ही कुछ होगा। मान लो दो डिस्ट्रीब्यूशन हो तुम्हारे पास। ओके। मान लो कि तुम्हारे पास एक्स जो है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन है सचिन, ये कल बताया था मैंने, एक सलमान खान की मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आमिर खान की मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम्हारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, तो अगर इंफॉर्मेशन मैं एक से निकालूं ओके। और वेइंग में दूसरे से कर दूं, फिर से सुनते हैं, अगर इंफॉर्मेशन में एक से निकालूं और वेइंग में दूसरे से कर दूं, इसको क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं। ओके सर। और ये सब आपको पता भी है। अगर आपको मैं एक पी दे दूं और एक क्यू दे दूं और दो डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं, तो एक से एक को तो डायरेक्टली लेते रहो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स से, और एक का लॉग एक्स लेते रहो, लॉग लगा लगा के। यही तो होती थी ना क्रॉस एंट्रोपी, जो आप लोग कोड भी करते हो। यस सर। सारे क्लासिफिकेशन नेटवर्क्स में यही लेते हो। तो भाई एक से हमने क्या लिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इंफॉर्मेशन कंटेंट ले लिया और वेइंग करते हुए हमने उसकी वेइंग उसी से कर दूं तो एंट्रोपी कहलाएगी, लेकिन अगर किसी और फंक्शन से कर दूं तो क्रॉस एंट्रोपी कहला जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके गुड। आ जाते हैं आगे। अब आप ऑफ कर सकते हैं माइक। अब हम लोग केएल डाइवर्जेंस की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से। केएल डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। मैंने पहले बताया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फिर मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बाद मैंने बताया आपको इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद बताया एंट्रोपी, एंट्रोपी के साथ साथ आपको पता चल गया क्रॉस एंट्रोपी। और अब आते हैं केएल डाइवर्जेंस पे। केएल डाइवर्जेंस एक्चुअली क्या कहता है, यार मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या तुम बता सकते हो कि ये आपस में कितनी दूर है? और एक डिस्ट्रीब्यूशन सलमान खान की पिक्चर्स का और एक डिस्ट्रीब्यूशन आमिर खान की पिक्चर का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 डायमेंशन के हैं। अब 10 डायमेंशन में आप दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उन सबके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मलाइज्ड होंगे, 0 से 1 के बीच में होंगी चीजें, और ये चूंकि मास फंक्शंस हैं तो समेट कर दें अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो 1 आ जाएगा। इन सब प्रोबेबिलिटीज के कारण अगर आप एमएससी और ये सब लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाते। तो इन्होंने केएल डाइवर्जेंस की बात की। चलो केएल डाइवर्जेंस क्या है इसके बारे में बात करें। बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहता है कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है पी और एक डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू। एक पी है डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू। मुझे केएल डाइवर्जेंस पी विद रिस्पेक्ट ऑफ क्यू और क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ पी निकालना है। चक्कर क्या हो गया कि अगर आपने पी डबल लाइन क्यू लिखा, दिस इज एक्चुअली द केएल डाइवर्जेंस ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ये डिफाइन ऐसे किया गया। केएल डाइवर्जेंस पी डबल लाइन क्यू का मतलब है कि केएल डाइवर्जेंस ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू जिसके निकाल रहे होते हैं ना, दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू पी, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना उससे माइनस कर देते हैं। याद है ना सभी को, पुराने जमाने में रिलेटिव जब निकालते हैं। तो एंट्रोपी क्यू में कितनी है?
और एंट्रोपी पी में कितनी है, निकाल लो। क्रॉस एंट्रोपी नहीं निकालने को कह रहा हूँ, एंट्रोपी निकालने को कह रहा हूँ कि पी की एंट्रोपी कितनी है, क्यू की एंट्रोपी कितनी है। और अगर ये दोनों एंट्रोपी को आपस में माइनस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलता है, मुझे केएल डाइवर्जेंस का एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एक्चुअल में वो ये कहता है कि एवरेज इंफॉर्मेशन, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज इंफॉर्मेशन का डिफरेंस, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है केएल डाइवर्जेंस। बट एग्जैक्टली ये नहीं है केएल डाइवर्जेंस, थोड़ा सा बदलाव है, अभी आपके सामने मैं दिखा दूंगा। बट इतना जानना जरूरी है, दो बातें, कि अगर केएल डाइवर्जेंस ऑफ क्यू डबल दिस पी लिखूंगा ये अलग है, और केएल डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल दिस क्यू लिखूंगा तो ये अलग है। ये कहता है क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, ये कहता है पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इसीलिए केएल डाइवर्जेंस नाम दिया गया है। केएल इज नॉट अ मेट्रिक फंक्शन। मेट्रिक का मतलब होता है तीन चीजें फॉलो करना। कोई भी मेट्रिक अगर a माइनस बी करूं और मेट्रिक है ये, तो a माइनस बी हमेशा किसके बराबर होगा, b माइनस a के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं a माइनस a करूंगा तो 0 आएगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तीन चीजें होती हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सिमेट्रिक, और a कॉमा a इज गोइंग टू बी 0 आइडेंटिटी। ये तीनों चीजें फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा क्योंकि KL PQ इज डिफरेंट फ्रॉम QP। और अभी आपको दिख भी जाएगा कि क्यों, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जेंस रखा है, विच इज टेलिंग दैट हाउ डाइवर्जेंट दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर। ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कितनी डाइवर्जेंस है। लेकिन मैंने क्या बोला, एंट्रोपी इसकी लेकर के एंट्रोपी पी के से माइनस कर दोगे तो काम बनेगा तुम्हारा एंट्रोपी। एग्जैक्टली ये ना हो करके पहले तो एंट्रोपी की एंट्रोपी लिख लेते हैं ना। क्या हो गया, ये हो गया QX log of QX, PX log of QX। अभी तो ऊपर हमने डिफाइन किया था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ आवाज नहीं आ रही, हेलो अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ओके ओके, तो हमने क्या कहा कि QX log of QX, PX log of PX, ठीक है ना। अभी हमने डिसाइड कर लिया था। और चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर एक माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लिखते जाए तो आप लोगों के लिए जबरदस्त होता चला जाएगा, लिखते जाइए इसको, अभी बहुत सारा चीजें आती जाएंगी। तो एग्जैक्टली केएल डाइवर्जेंस ये नहीं है, बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द केएल डाइवर्जेंस की एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी, एंट्रोपी क्यू की एंट्रोपी पी की माइनस कर दी जाए। बट ये क्या लिखा है, ये है केएल डाइवर्जेंस। क्या कहता है, ये तो एंट्रोपी ही है किसकी, पी की, और ये क्रॉस एंट्रोपी है। ये क्या है देखिए आप, ये किससे लिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन से, ये किससे लिया, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से, इसीलिए इसको क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं। तो दिस इज द क्रॉस एंट्रोपी बिटवीन पी एंड क्यू, एंड दिस इज द नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ द पी, बिकॉज यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, बिकॉज वो माइनस होके आता है। सभी को ये बात, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, केएल डाइवर्जेंस। सभी लोग लिख लें इस फॉर्मूले को, केएल डाइवर्जेंस। सबने लिख लिया केएल डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को नीचे ले आओ, केएल डाइवर्जेंस पीएक्स क्यूएक्स, दो डिस्ट्रीब्यूशन, केएल डाइवर्जेंस पीएक्स क्यूएक्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या करें कि px कॉमन ले लिया, log ऑफ px बाई qx, ये माइनस को एडजस्ट कर दिया अंदर, सिंपल मैथमेटिक्स हो गई। लेकिन फिर से माइनस लगा करके इसको उल्टा कर लिया। एक्चुअल में ये है फॉर्मूला केएल डाइवर्जेंस का pq। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो तुरंत ही मुझसे पूछ सकता है। अगर आप लिख नहीं चुके हैं तो प्लीज लिख लीजिए इसको, आगे चीजें एकदम से गंभीर होती चली जाएंगी। मैं स्लो बता रहा हूँ, स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों का ऑनलाइन टीचिंग से विश्वास ना उठे और मेरी क्लास खाली ना हो। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, प्लीज आप सभी लोग इसको समझते जाए, जबरदस्त समझा दूंगा मैं, प्लीज। अभी आते हैं
आप ये देख सकते हैं कि ये क्यों डाइवर्जेंस जो है ये क्यों सिमेट्रिक नहीं है। आप इसको बदल करके देखें तो अलग चीज आ जाएगी जिसके की कारण से डाइवर्जेंट है। एक काम करें सभी लोग कि ये फॉर्मूला जब आप लिख चुके हैं तो जरा इस चीज के बारे में, हाँ बोलो सर ये केवल केएल डाइवर्जेंस में सर ये फर्स्ट और सेकंड सर ये दोनों लेकिन अलग अलग हैं, तो सेम मतलब कैसे हो सकता है? जैसे अभी सेकंड वाले में पहले क्रॉस एंट्रोपी लिया गया है और जो हाँ। अभी इसका फर्स्ट है इसमें केवल कहा गया एंट्रोपी ऑफ क्यू माइनस एंट्रोपी ऑफ पी, तो सर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इससे। ये है ना एंट्रोपी ऑफ पी माइनस sir. एंट्रोपी ऑफ क्यू। यस सर। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैंने बोला ना जी। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये ऐसा है मोटे तौर पे, बट एग्जैक्टली क्या है क्रॉस एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी, एग्जैक्टली ये है। बट हमने आपको शुरुआत मोटिवेट करने के लिए दिखा दिया कि एंट्रोपी और एंट्रोपी है, एक्चुअल में ये नहीं है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। ये वाला फॉर्मूला सब लोग लिख लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा सब लोग ये फॉर्मूला बना के देखें कि अगर pz है और pzx है, मतलब दिस इज qz, इसको मैं px मान रहा हूं और इसको मैं qx मान रहा हूं, जो भी हमने लिखा था पीछे qx px। अब मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला सभी लोग निकाल पा रहे हैं? सब लोग इसको निकालें पीछे वाले फॉर्मूले पे रख के, पीछे वाले फॉर्मूले पे रख के सब लोग इसको निकालें। कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं, गुड, भागेंगे नहीं। जिनसे निकल जाए वो यस यस लिखते जाएं, यस यस। क्या नाम है अपना व्हाट्सएप पे क्या कहलाता है, पेरेंट्स और सिलेबस रिड्यूस, बहुत बढ़िया, इधर आप लोग लिख रहे थे, गुड गुड गुड। जिनसे निकलता जाए वो कह दे कि हो गया, यस डन व्हाटएवर, यस सर ऋषिकेश आयुष। जिनका नहीं हुआ है वो चेक करें इसको। सर केएल डाइवर्जेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी देखेंगे जरा। जी, फिर तो ये प्रूव हो गया ना कि पीएक्स हमेशा क्यूएक्स से बड़ा होगा। नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। केएल डाइवर्जेंस पे एक सेपरेट बहुत लंबा खेल है आगे, इसीलिए मैं उस चीज को अभी इधर नहीं खोल रहा हूँ। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। आई गेस दैट कि सभी को ये निकाल चुका है। और अब मैं आ जाता हूँ, ये मैंने क्यों निकलवाया? ये मैंने इसलिए निकलवाया कि अब मैं जहां आगे जा रहा हूँ वहां से बढ़ते बढ़ते मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा तुम्हें लेके, तो वी नीड टू कम बैक टू दिस पॉइंट। यहाँ से अब मैं आपको एक दूसरी जगह लेकर के जा रहा हूँ। इस जगह से बस इतना याद रखना है कि केएल डाइवर्जेंस ऑफ ये दो चीजों का मतलब ये होता। ठीक है, आगे आइए, आगे आते हैं और एक नई कहानी की तरफ जाते हैं। ये कहानी ये बताने जा रही है कि VAE के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, लेकिन उसके पहले VAE को करना क्या था। तो हमें हमेशा याद रखना है कि X मेरी जो है वो इमेजेस है। तो मान लो ये मेरा T डेटा सेट है, आई हैव माई T डेटा सेट। देन इस T डेटा सेट के अंदर, ओ शिट मेरी एक और मीटिंग है। इस T डेटा सेट में I have got 100 by 100 की इमेजेस हैं। मेरे डेटा सेट में 100 by 100 की इमेजेस हैं और एक इमेज में 10,000 पिक्सल हो गए। और ये मेरी पहली इमेज है, ये मेरी दूसरी इमेज है। ऐसे मेरे पास 1 मिलियन इमेजेस हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट में कितनी इमेजेस है? 1 मिलियन इमेजेस है। हर इमेज 100 by 100 की है। सारी इमेजेस ग्रे स्केल इमेजेस है। ओके, हर इमेज को मैं एक 10,000 डायमेंशंस के पिक्सल से भरा हुआ 2D मैट्रिक्स के तौर पे देख रहा हूं। और इसको अगर मैं x मान लेता हूं, x1, इसको मैं x2, और इस तरह से ये x1 मिलियन। तो इस डेटा सेट के अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x पता करनी हो तो मुझे क्या पता करना है कि ये जितने भी एक्सेस हैं ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और यही तो निकालना है, क्योंकि अगर ये मैं निकाल ले गया तो फिर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x से कुछ भी पॉइंट अगर सैंपल करता हूं
तो वो क्या होंगे, वो 10,000 पिक्सल का एक मैट्रिक्स होगा। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सही से लर्न हुआ है तो मुझे एक इमेज मिलेगी जो कि मेरे डेटा सेट के जैसी इमेज होगी। यही नहीं होगी, मेरे डेटा सेट के जैसी इमेज होगी। लेकिन बात ये आती है कि जब मैं इस इमेज के अंदर हर एक पिक्सल की बात करता हूँ, कोई भी एक पिक्सल उठाऊं, तो ये एक पिक्सल का जो कलर है वो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसके नेबरहुड में किस तरह का रिलेशनशिप था, उसके आधार पे इसका कलर बन के आया। ये रैंडम पिक्सल नहीं है। रैंडम तो नॉइज होती है ना, इमेज के अंदर तो रैंडमनेस नहीं होती। अगर मान लो ये हेयर है, बालों का पिक्सल है, तो ये भी बालों का ही पिक्सल होगा और काला होगा, ये भी बालों का पिक्सल होगा, काला होगा। मोस्टली ये पिक्सल्स रिलेटेड होंगे। तो इमेज जो है वो एक रैंडम चीज नहीं ना हो करके, रैंडम एंटिटी ना हो करके ग्रे लेवल को ऑकरेंसेस होगी वहां पे। कि भाई को ऑकरेंस का मतलब है कि ये पिक्सल इसके साथ को एग्जिस्ट करता है। अगर ये पिक्सल यहाँ होगा तो इसके अगले वाला पिक्सल ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इमेज बनी हुई है। चलिए, तो इसके पहले कि हम ये समझें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को अगर मैं बोलता हूं तो मेरे पास x1 एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना, रैंडम वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो स्टोकैस्टिक या फिर रैंडम प्रोसेस को कैप्चर कर सकते हैं। रैंडम प्रोसेस क्या है? रैंडम प्रोसेस ये है कि इस पिक्सल की क्या वैल्यू होगी, इस इमेज में इस पिक्सल की क्या वैल्यू होगी। हमने कहा ये एक रैंडम वेरिएबल x1 है और वो मैनेज करेगा। अगले पिक्सल की क्या होगी, वो एक रैंडम वेरिएबल है x2 और वो मैनेज करेगा। अब अगर किसी पिक्सल में किसी इमेज के किसी पिक्सल की तुम ये जानना चाहते हो, मान लो कि वो x2 रैंडम वेरिएबल था उसके लिए, और ये जानना चाहते हो कि इसके 25 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 25 क्या है। हर रैंडम वेरिएबल के साथ, हर एक रैंडम वेरिएबल के साथ एक पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भाई अगर ये मेरी एक इमेज है और ये मेरा एक फेस है और इस तरीके से ये एक पिक्सल लेते हो, तो ये ऑन एन एवरेज ये सिर के ऊपर का पिक्सल है और ये बालों का है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिक्सल्स विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी देयर डिस्ट्रीब्यूशंस आर गोइंग टू से कि ये ब्लैक है। और विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये आदमियों में ये वाला पिक्सल ब्लैक आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एयर होते हैं। और ये वाला इस पिक्सल स्किन कलर में आ सकता है, ये वाला पिक्सल आईज के कलर में आ सकता है। ये जो है अलग अलग कलर्स का, तो ये क्या करेंगे, हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग एक रैंडम वेरिएबल है और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x1 अगर एक रैंडम वेरिएबल है और हेयर का पिक्सल है, तो जो ये शुरुआती वैल्यू है ये हाई होंगी और बाद की वैल्यूज कम होंगी, क्योंकि वो कहेगा कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इनके होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर मेरे पास 10,000 पिक्सल है, 10,000 पिक्सल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x? क्योंकि प्रोबेबिलिटी x जो है ये किन से बना हुआ है, x1 से लेकर के x10 के इतनों से बना हुआ है। तो क्या होगा, x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x10 1000, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपकी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी डिपेंडिंग अपॉन अवर ट्रेनिंग डेटा सेट t। जो मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट अभी आपको t पीछे दिखाया था, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना चाहते हैं, किसका, x का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे, पैरामीटराइज्ड बाय थीटा। भाई थीटा एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, सेट ऑफ पैरामीटर। यही तो पैरामीटर्स है जो मेरा न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइज होकर के लर्न करेगा। देखो कोई भी प्रॉब्लम न्यूरल नेटवर्क से लर्न करानी है, वो उसको क्या कहना पड़ेगा, अरे तुम थीटा पैरामीटर पे पैरामीटराइज करो और ये थीटा लर्न करो। ये थीटा जो है वो बेसिकली कोई ना कोई फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे। यहाँ पे वो एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है कि गिवन एनी x व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाय व्हिच यू आर सेइंग दैट कि ये x जो है ये मेरे डेटा सेट से आ रहा है। अगर ये थीटा ऐसे थीटा निकल जाए, ऐसे थीटा निकले कि ऑल पॉसिबल थीटा में कोई भी x अगर चुनूं मैं,
कोई भी एक्स 2D मैट्रिक्स 100 बाई 100 की कोई भी 2D मैट्रिक्स चुनूं और देखूं कि क्या वो टी पे, अगर वो मेरे डेटा सेट से आ रही है, x belongs, if it is coming from my data set, then the probability is high. Otherwise, if it is not coming from my data set, the probability is low. I wanted to get that theta. इसको मैंने बोला थीटा एस्टिक। तो थीटा पहले मैं इनिशियलाइज करूंगा और फिर मैं उस थीटा को इस तरह से ऑप्टिमाइज करके 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 नीचे लाना चाहूंगा, सो दैट कि जब भी कोई इमेज मेरे डेटा सेट की होगी, बेसिकली जो 10,000 पिक्सल्स मुझे दिखाए गए हैं, अगर वो मेरे डेटा सेट से आ रहे होंगे, वो 10,000 पिक्सल की कोई एक इमेज मेरे डेटा सेट के जैसी होगी, तो ये मेरे प्रोबेबिलिटी, उसको दिखाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। ऐसे थीटा पैरामीटर्स अगर मैं लर्न कर लेता हूँ तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लिया। मेरे को यहाँ तक आज रोकना है। आप लोग मुझ पे यहाँ से अभी सवाल पूछेंगे जो भी ये वाले पॉइंट पे नहीं समझ पाए हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करके बताऊंगा। सभी लोग पूछे मुझसे सवाल, जिसको भी पूछना है, 1 by 1 पार्टिसिपेंट्स। आप हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू वांट। ये बात समझ में आ गई? प्रतीक जैन समझ में आ गई? हाँ सर। अनुष्का आप पूछिए। सर जब आपने एनकोडर आप पढ़ा रहे थे, आपने बोला कि हमें Z लर्न करने के लिए वी वांट U ऑफ U का ट्रांसपोज विच इज P क्रॉस D। हाँ। अब सर X जो है उसमें D डायमेंशनल है, जो खुद में बहुत हाई डायमेंशन है, तो हाँ। अगर P क्रॉस D लर्न करेंगे वो तो उससे भी हाई डायमेंशन होगा। हाँ। तो फिर डायमेंशन रिड्यूस कहाँ हुआ? मतलब लर्न अगर हमें U का ट्रांसपोज करना है, P क्रॉस D तो और हाई डायमेंशन हो गया। हाँ देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, हम लोग यहाँ पर आते हैं और आपका कहना है कि यहाँ पर हम लोग जब इस जगह पर हैं तो हमारा क्या कहना है कि भाई हमें ये एक लो डायमेंशनैलिटी पे लेकर के जाना है इसको, एक्स को लो डायमेंशनैलिटी पे ऐसे लेके जाना है कि एक्स हैट जो है वो बेसिकली एक्स और एक्स हैट ये आपस में बराबर हो। इनको लर्न करने के लिए हमने डायमेंशनैलिटी, ये डी डायमेंशनैलिटी नहीं हाई है, डी डायमेंशनैलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। भाई डी तो 128 है ना, डी जो है, मान लीजिए ये डी है, ये 10,000 है, अभी मैंने आपको दिखाया ये 10,000 है, और ये जो पी है ये 128 है। मुझे इस 10,000 से 128 पे लाना है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसा लर्न करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी 128 क्रॉस 10,000। तो दीज आर एक्चुअली द नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे नेटवर्क को सीखने हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ Z और प्रोबेबिलिटी ऑफ X। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी डी डायमेंशनल वेक्टर की है वो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, और जो P जो कि उससे काफी छोटा है वो डायमेंशनैलिटी कम है, तो हम लोग इसका एक छोटा रिप्रेजेंटेशन लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें इतने तरीके के पैरामीटर्स तो निकालने ही पड़ेंगे। आप समझ पाएंगे? सर बेसिकली जो X है उसका ये प्रॉब्लम है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी हाई होगी और किसी की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम। तो हमें नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सभी का हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा किसी का भी? तो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी नहीं फॉलो करेगा ना। हाँ सर, तो माय क्वेश्चन इज कि जब हम P क्रॉस D हम U को इस तरह से वेट्स देंगे कि X ऐसे रिड्यूस हो जाए कि सिर्फ जो मोस्ट प्रोबेबल इमेजेस हो उनको वो लर्न हो। हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से P क्रॉस D जो वेट्स होंगे वो एक कहीं ना कहीं X की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो वो तो हो ही रहे ना, X प्रोबेबिलिटी, तभी तो आप X को ही अपने नेटवर्क के अंदर, एनकोडर X ही तो ना देख रहा है, एनकोडर के अंदर X ही जा रहा है ना, जिससे कि Z बन करके आ रहा है। तो फिर हम उस हाई प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को कहाँ सॉल्व कर, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हाई डायमेंशनैलिटी की प्रॉब्लम है। और हाई डायमेंशनैलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ X। चलिए अच्छा, मैं आपको एक बात और ओपन करके, अच्छा ये पॉइंट मैं दिखा नहीं पाया। ओके वेट, लेट मी शो यू कि यहाँ लिखा है मैंने एक जगह। देखिए, अगर मेरे पास 10,000 पिक्सल हैं तो इन 10,000 पिक्सल से मैं कितनी तरह की इमेजेस बना सकता हूँ?
दिस मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर पॉसिबल। 256 की पावर 10,000, आप सोच रही हैं ये कितनी बड़ी चीज है। और ये सारी इमेजेस हैं ही नहीं, इसमें सारी तरह की इमेजेस हैं जो कि 10,000 पिक्सल में बन सकती हैं। अगर मैंने ये 10,000 पिक्सल लिए, ये रैंडम है, ये रैंडम है, ये सारे अगर लोग रैंडम हो जाएं तो इतने डिफरेंट पॉसिबल इमेजेस बन सकती हैं, जिसमें से बहुत ही छोटी संख्या है जो रियल इमेजेस होंगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर। हाँ, तो ये जब आपने देखा तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैंडमनेस व्हिच इज एक्चुअली बीइंग देयर। इसके बदले जब मैं उसको लेकर के आया 128 डायमेंशन में, तो ये 256 क्रॉस 128 अभी भी बहुत बड़ा है, बट इससे बहुत ज्यादा कम है। तो ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है। वैसे जो आपने बोला कि अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं तो यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत सारे होंगे। जितना भी बड़ा आपका ये होगा ना, क्या नाम है, यहाँ पे जितना बड़ा आपका एक्स होगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पैरामीटर देखने पड़ते हैं। इसलिए तो हम लोग शुरू में कभी भी फुली कनेक्टेड लेयर ना लगा के क्या लगाते हैं बताइए? कॉन्वोल्यूशनल, करेक्ट। तो हम CNN लेयर लगाते हैं जिससे कि हमारे पैरामीटर्स कंट्रोल में रहते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहती है, और जब छोटा हो जाता है तभी उसको खोलते हैं। अगर आपने शुरू में ही इसको खोल दिया तो आपको इतने ज्यादा पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास 256 रेज़ टू द पावर 10,000 इमेजेस हैं, हाँ, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 256 रेज़ टू द पावर 10,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, हमें उसमें से नहीं, हमारे पास हर एक के करस्पॉन्डिंग नहीं प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास 10,000 रैंडम वेरिएबल होंगे, 10,000 रैंडम वेरिएबल्स, और हर रैंडम वेरिएबल के अपनी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। हाँ, हर एक का अपना एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब मैं उसको 10,000 से कम करके लेकर के 256 पे आ गया तो अब सिर्फ 256 रैंडम वेरिएबल होंगे, x1 x2, या फिर हम इसको z1 z2 करते हुए z256 पे लेके जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिनल x1 से x10 के डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में बहुत फर्क है। ये हाईली इंटरेक्टेबल है और ये तो फिर भी हाई है बट फिर भी ट्रैक्टेबल है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ये भी चूंकि अभी बहुत ज्यादा है तो हम इसको यूनिट नॉर्मल के पास लेके जाते हैं। वही शो करना है कि यूनिट नॉर्मल में ले जा करके आपको फायदा क्या मिल जाता है। और यहाँ पर ये पैरामीटर जो है ना p क्रॉस d, अगर ये मैंने यहाँ पर इसको 10,000 रखा और इसको मैंने 128 रखा तो यहाँ पर जो आपको पैरामीटर्स मिले दैट इज 10,000 क्रॉस 128। आपका कहना है कि ये बहुत हाई पैरामीटर्स है। पहली बात यही बहुत हाई नहीं है, और दूसरी बात कि ये हम 10,000 में ऐसे काम ही नहीं करेंगे। 10,000 तब दिखेगा जब ये खुल के ऐसे रखा हो 10 by 10, वरना तो हम 3 by 3 और ये सब लेयर्स लगा के पहले ही उसे छोटा करेंगे कॉन लगाने से। ठीक है, मे भी आप इसके बाद फिर मुझसे पूछ सकती है इस बात को। और किसी को कुछ पूछना हो, हाँ, और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे अभी तुरंत ही पूछ ले। अनुष्का का क्वेश्चन हो गया, और कोई आदमी क्वेश्चन? हाँ बोलो। वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दो। लास्ट वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दें। वो ये है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। लास्ट वाले पार्ट में ये हो रहा है कि अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन x से इस u ट्रांसपोज या एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो ये एक मैट्रिक्स से कम मल्टीप्लाई होता है जब वो फुली कनेक्टेड नेटवर्क हो। याद है, फुली कनेक्टेड नेटवर्क मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसको लिया करके और एक इमेज को लिया और 100 by 100 में ऐसे करके तोड़ दिया तो पूरा 10,000 बना, और फिर मैंने उससे बॉटलनेक निकाला और फिर मैंने उससे बॉटलनेक जोड़ दिया। तो देयर इज एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स व्हिच आर गोइंग टू बी कमिंग इन। और ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इसको x को डिकम्पोज कैसे करते हैं, हम इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगाते हैं। तो वो यहाँ पर UT नहीं लगता है, वो UT मल्टीपल लेयर्स में ब्रेक होता है और वो सारे के सारे कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं। तो हम उसको सिस्टमेटिकली गिराते हैं। कैसे?
पहले x लिया, पहला कॉन्व लगाया, फिर कॉन्व लगाया, फिर कॉन्व लगाया, फिर कॉन्व लगाया। मैं पैरामीटर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था जो लेक्चर में पैरामीटर वाली कर रहे थे। एक मिनट रुक जाना, एक फोन आ रहा है। मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जस्ट उसके बाद कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ ओके ओके। हाँ पैरामीटर वाली बात एक बार जरा फिर से पूछो, क्या था वो क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा हो जा रहे हैं, वो वाली बात पूछ रहे हो कि रैंडम वेरिएबल वाली? वो उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मतलब वो समझ नहीं आ रहा ठीक से। पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर में देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक इमेज है, पर इस इमेज के अंदर 100x100 का ये ग्रिड है, तो हर पिक्सल को मैंने एक रैंडम प्रोसेस मान लिया कि यहाँ पर जो पिक्सल आता है वो एक रैंडम प्रोसेस से आ रहा है। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने xi है एक रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पर जो भी पिक्सल आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैप्चर करना है कि विद व्हाट प्रोबेबिलिटी ये ये ग्रे स्केल में जो भी एक वैल्यू को पकड़ेगा, कोई भी जो वैल्यू ये पकड़ रहा है। ठीक है, अगर मैंने ये माना तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या बैठता है जाके, x1 x2 x3, ये सारे रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बेसिकली अगर मेरी एक इमेज है, लेट अस ड्रॉ वन स्मॉल इमेज जिसमें इस पिक्सल की वैल्यू x1 है, इसकी x2 है, इसकी x3 है, इसकी x4 है, इसकी x5 है, तो x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, x3 इज इक्वल टू x3 एंड x10,000 इज इक्वल टू x10,000। ये स्मॉल इंस्टेंसिएशन हो गया, ये मेरी इमेज I1 थी। अगर ये तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने लिखा, दैट इज एक्चुअली माय प्रोबेबिलिटी कि अगर इंडिविजुअल पिक्सल x1 x2 x3 इन सब के बराबर हो जाए, देन दिस इज व्हाट इज दैट x इज इक्वल टू I1, ये बनेगा। ये मेरा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके के अंदर मेरे पास कितने वेरिएबल दिखाने पड़ रहे हैं, मुझे 10,000 वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बदले मैंने इस 10,000 को सबसे पहले नहीं काम करना, मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो मैंने Z पे लेके आया और वो मेरा 128 डायमेंशनल है सिर्फ। अब मेरा जो Z 128 है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ Z क्या बैठेगी जाकर के, Z1 Z2 to Z128 which is only having very less parameters than this guy। इसलिए हम लोग पहले Z की डायमेंशनैलिटी को, सॉरी X की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं, और मैंने बताया भी इसीलिए कि X की डायमेंशनैलिटी के ऊपर काम करते हुए X का डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हम X या उस स्टूडेंट से उसके पिताजी के ऊपर जाते हैं जो कि Z है और उसकी डायमेंशनैलिटी कम है। नॉट ओनली दैट, Z का एक तगड़ा होल्ड है X के ऊपर, सो दैट कि वो उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, और यही चीज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा सा सिर्फ शक है इस बात पे कि आप लोग ये वाला पॉइंट अगर देख के पूरी तरह समझ गए हैं कि नहीं, which is actually this one, theta astic, because this theta astic is that कि हमारी प्रॉब्लम अब क्या बन जाती है कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या, जो कि थीटा पे पैरामीटराइज्ड है। तो ऑल पॉसिबल थीटा में से वो थीटा चुनो जो कि मेरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लर्न करें कि कोई भी x जब भी आए, अगर वो मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट का हो तो ये प्रोबेबिलिटी हाई हो, और कोई भी x जब भी आए जो मेरे डेटा सेट का ना हो तो ये प्रोबेबिलिटी लो हो। पैरामीटराइज्ड ओवर थीटा, ओवर ऑल थीटा, वो थीटा निकाल के दे दो मुझे जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। ये है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसपे कि मैं कल परसों हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। ठीक है, डन है ना? थैंक यू। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले मुझसे अभी। सर एक बेसिक डाउट था। पूछो पूछो। सर आपने ऐसे बोला ना कि पहले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से हम लोग इमेज के डायमेंशंस को कम करेंगे और फिर उसको इसमें डालेंगे वेरिएशनल ऑटो एनकोड। सर तो एंड में, मतलब ये तो एनकोडिंग हो गया, जब डिकोडिंग करेंगे तो वो कन्वोल्यूशनल फीचर से एग्जैक्ट इमेज वापस कैसे बनता है? मतलब उसका कोई अलग नेटवर्क होता है या वो कैसे बनता है? बहुत ही सही सवाल है, और ये ऑटो एनकोडिंग का क्वेश्चन है। और ऑटो एनकोडर में मैंने आपको बताया कि पहले तो क्या है कि आपने 4 से 1 बनाया, हाँ, पूलिंग। हाँ, अब 1 से 4 बनाते हैं, अप सैम्पलिंग या डीकन्वोल्यूशन। ओके।
और ये भी लर्नेबल होता है, जैसे कॉन्वोल्यूशन लर्नेबल होता है 3x3 के पैरामीटर 9 पैरामीटर, वैसे ही वो क्या 9 पैरामीटर हो कि 1 से 4 चीज ऐसे बने जो मेरे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सके। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपका एमएससी है तो एमएससी बनेगा, कंटेंट लॉस है तो कंटेंट लॉस पे ट्रेन होगा। बहरहाल ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास ये जो पैरामीटर्स है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वो आपको ही ट्रेन कर रहे हैं और वो आपके लॉस से ट्रेन होंगे, तो डीकन्वोल्यूशन लेयर्स लगती हैं। ओके सर।